नमस्कार हिंदी अध्यापकों और सभी अध्यापिकाओं को और शुभाशीष बच्चों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से 10वीं कक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके सामने आए हैं। पिछले 1 वर्ष से आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, अपना अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके हैं। फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, रचनात्मक, सारांशात्मक आकलन के विषय में पूर्ण जानकारी लगभग प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी आप पब्लिक एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो लिखने के लिए जा रहे हैं, ये परीक्षाएं हमें आगामी 17 मार्च 17 से आरंभ हो रही हैं। आप सभी अवगत हैं कि 19 मार्च को 10वीं कक्षा हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज का है। इसके विषय में कई अध्यापक या छात्र हमारे यहाँ फ़ोन करते रहते हैं, कुछ संदेह व्यक्त करते रहते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे संदेहों की निवृत्ति के लिए है जो परीक्षा लिखने में अच्छे से अच्छे अंक, लगभग 100 अंक प्राप्त करने की संभावनाएं हो। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन साइट की ओर से किया गया है। छात्रों, आप लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र 80 अंक का होता है, जिसे हम सारांशात्मक आकलन कहते हैं। सारांशात्मक आकलन 2, समेटिव 2 पेपर 80 मार्क्स। इस 80 अंक में पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं। हाँ, आप यह भी जानते हैं पार्ट ए के लिए 60 अंक निर्धारित हैं और पार्ट बी के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। लेकिन आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि पार्ट ए में प्रश्नों के स्वभाव कैसे होते हैं, हमें उनके उत्तर कैसे लिखने चाहिए, समय का सदुपयोग किस तरह करना चाहिए और वर्तनी की त्रुटियों से बचने के लिए कैसे उपाय हमें लागू करने चाहिए, इस बात की जानकारी के लिए आज का कार्यक्रम हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हाँ, हम जानते हैं आपके साथ हिंदी अध्यापक भी बैठे हुए हैं। वे लोग आपको अच्छी तरह से वर्ष भर पढ़ा चुके हैं, सारी सूचनाएं दे चुके हैं। फिर भी अगर आपके कुछ संदेह हो तो हमें फोन के द्वारा भी संपर्क करके अभी निवृत्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी हम जो बात कर रहे थे सारांशात्मक आकलन 2, जिसमें पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है। पार्ट ए के लिए 60 अंक निर्धारित हैं, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। हाँ, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे एसआरजी श्रीमती किरण जी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद किरण जी, आप अपनी ओर से छात्रों को कुछ सूचनाएं दें। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार और मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। वैसे आपके सामने सर ने पूरा खाका रख दिया है कि आज हम यहाँ पर द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा मॉडल प्रश्न पत्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपकी जो भी शंकाएं हैं आप इसमें निवृत्त कर सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं आप। सर ने आपको बताया है कि हमारा ये जो प्रश्न पत्र है वैसे तो ये पूरे 100 अंकों का होता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होता है, रचनात्मक आकलन और सारांशात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है वो आप अपने वर्ष भर के दौरान 4 भागों में कर लेते हैं, यानी 4 रचनात्मक आकलन होते हैं पूरे वर्ष में, जिसके 20 अंक ऑलरेडी आपके भेजे जा चुके हैं बोर्ड को, और आप 20 अंकों में शायद आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त भी कर लिए होंगे। और जो बचे हुए 80 अंक है उसका सारांशात्मक आकलन अभी होना बाकी है। जो सर ने जिस प्रकार बताया है 19 तारीख को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है और 80 अंकों का सारांशात्मक आकलन बच्चों आप लिखने जा रहे हैं। हमारी आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह लिखेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान आप पूरी तरह से करेंगे। तो देखिए, आपके सामने कुल 100 अंक हैं।
इसमें रचनात्मक आकलन के 20 अंक हैं और सारांशात्मक आकलन के 80 अंक हैं। इसमें उत्तीर्ण अंक कितने हैं बच्चों आपको? जी हाँ, द्वितीय भाषा हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको पास होने के लिए 20 अंकों की आवश्यकता है, जिसमें से रचनात्मक आकलन में यदि आपने 4 अंक हासिल कर लिए हैं तो आपको सारांशात्मक आकलन में 16 अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कुल मिलाकर आपको 20 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपको इसमें पूरे 10 के 10 अंक प्राप्त होने चाहिए। 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए और इसीलिए आपको कोशिश भी करनी है। अब देखिए, आपके सामने सारांशात्मक आकलन जो 80 अंकों का होता है, इसके 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर हमारा जो ये पेपर है कुल मिलाकर दक्षताओं पर आधारित है। तो इसमें अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए 20 अंक हैं, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के लिए 40 अंक हैं। यानी अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता में बच्चों आपके 2 भाग हैं, एक तो स्वरचना है और दूसरा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो ये कुल मिलाकर 40 अंकों का भाग है और तीसरा जो है भाषा की बात, ये 20 अंकों का है। यानी कुल मिलाकर कितने अंक हुए? कुल मिलाकर 80 अंक हुए, जिसमें पार्ट ए है 60 अंकों का और पार्ट बी है 20 अंकों का। इसके पश्चात आपको अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया जो है पहला भाग है। लेकिन बच्चों, एक बात और आपको बतानी है। सर ने बताया है कि आपको समय पर ध्यान देना है। आपका ये जो प्रश्न पत्र है, पूरा समय आपको जो दिया जाता है वो 3 घंटे और 15 मिनट का समय होता है। 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा समय है, लेकिन इसमें से जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। बच्चों, आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा अच्छे से। 15 मिनट, पूरे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्वरचना पर आधारित प्रश्न होते हैं। और उसके बाद 2.5 घंटा यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको पार्ट ए के लिए लगाना है और 30 मिनट का समय आपको पार्ट बी के लिए देना है। इस तरह कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से। यानी 20 अंकों का जो हमारा पहला भाग है, इसमें 4 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न जो है पठित गद्यांश से होता है। पता है ना बच्चों आपको, पहला प्रश्न कहाँ से दिया जाता है? पठित गद्यांश। ये कितने अंकों का होता है? 5 अंकों का। और ये कहाँ से दिया जाता है? पठित गद्यांश केवल और केवल उपवाचक पाठ से लिया जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में उपवाचक पाठ है ना बच्चों, इन्हीं में से पठित गद्यांश लिया जाता है। पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता या वैविध्यता होती है। तो जब उपवाचक पाठों में से ये लिया जाता है, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि आपके पाठ्य पुस्तक में कितने उपवाचक पाठ हैं? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में उपवाचक पाठ है। शांति की राह में, हम सब एक हैं, अपने स्कूल को एक उपहार और अनोखा उपाय, यानी इनमें से यह गद्यांश पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। और इस बात पर ध्यान दीजिए, पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता व वैविध्यता होती है। यानी 5 प्रश्न एक जैसे नहीं होंगे, केवल एक शब्द में उत्तर लिखने जैसे प्रश्न आपको नहीं होंगे, या आप ये सोचेंगे कि हर प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। यानी कुछ प्रश्न विचारात्मक होंगे, कुछ तुलनात्मक होंगे, कुछ समस्यात्मक होंगे और कुछ आपको सोचकर लिखने के भी होंगे। और बच्चों, एक बात ये ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। क्यों? यदि आप एक शब्द में उत्तर लिखोगे तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऊपर ही प्रश्न पत्र आप जब देखोगे, नमूना प्रश्न पत्र, ऊपर एक निर्देश दिया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। यदि आप शब्द में उत्तर लिखोगे तो आपके अंक वहाँ पर कम होने की संभावना हो जाती है।
इसीलिए आपको जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में लिखना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश जो उपवाचक पाठ में से लिया जाता है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यह है अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ क्या है बच्चों? अपठित यानी जो आपने पहले कहीं पढ़ा न हो, यानी ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों से, समाचार पत्रों से या मैगजीन से कहीं से भी ये लिया जा सकता है। तो ये कितने पंक्तियों या वाक्यों का होना चाहिए? अपठित गद्यांश लगभग 8 से 10 वाक्यों का होता है। इसमें भी जैसे आपने पठित गद्यांश में पढ़ा है, पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता व वैविध्यता होती है, यानी इसके भी प्रश्न वैसे ही दिए जाते हैं। इसमें भी विचारात्मक प्रश्न होते हैं और आपको सोच कर लिखना पड़ता है। जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। और मैं ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पर वर्तनी की त्रुटियों से भी बचना है बच्चों, क्योंकि जहाँ तक हो सके यदि कोई कठिन शब्द आता है तो आप उसे गद्यांश में से ही देखकर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि उस त्रुटि से आप बच सके। अगला है पठित पद्यांश। पठित यानी पढ़ा हुआ, पद्यांश यह कविता से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाएगा यदि पठित पद्यांश होगा? तो यह पाठ्यपुस्तक से लिया जाएगा। पाठ्यपुस्तक में से कौन सी कविताओं में से लिया जाएगा? पाठ्यपुस्तक की आधुनिक कविताओं से यह संबंधित होता है। तो अब बताइए आप कि पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी आधुनिक कविताएं दी गई है? बरसते बादल, कण कण का अधिकारी, माँ मुझे आने दे। यानी इन 3 आधुनिक कविताओं में से आपको पठित पद्यांश पूछा जाएगा। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है बच्चों। पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता और वैविध्यता होती है, यानी यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न हैं। अब आप पूछेंगे मुझसे कि भाई कविता के प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी समझने में। लेकिन यदि आप कक्षा में कविता के हर शब्द पर चर्चा करते हैं और उसका भाव मालूम करते हैं, तो यहाँ पर आपको इनके उत्तर लिखने में परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। तो ये आपने 2 बार सुन लिया है और यही बात यहीं पर भी लागू होती है कि जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। ऐसा न हो कि उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाए कि उपर्युक्त पद्यांश जो है किस पाठ से अवतरित है, तो आपने वहाँ पर लिख दिया कण कण का अधिकारी, तो बिल्कुल आपको अंक नहीं मिलेंगे। आपको लिखना होगा कि उपर्युक्त पद्यांश कण कण का अधिकारी नामक कविता से अवतरित है, यानी आपको पूरे वाक्य में वहाँ पर उत्तर देना है। चौथा जो प्रश्न है हमारा अपठित पद्यांश, यानी आपने पठित गद्यांश देखा, अपठित गद्यांश देखा, पठित पद्यांश देखा, अब यह है अपठित पद्यांश। आपको मालूम है अपठित का अर्थ? अपठित यानी जो आपसे पढ़ा हुआ ना हो, यानी आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाई की संभावना है क्योंकि ये पद्य आपने पढ़ा नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इस पद्यांश को 3-4 बार अच्छी प्रकार से पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उसके अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है बच्चों। आप यहाँ पर अधिकतर हमारे पास यही चर्चा होती है कि जो द्वितीय भाषा के बच्चे हैं उन्हें अपठित पद्यांश में कठिनाई हो रही है, किंतु ये बहुत गहन विषय नहीं है। आपको इस पर यदि आप अभ्यास करोगे तो बिल्कुल आप इसमें भी पूरे अंक ला सकते हो। तो यहाँ पर जो अपठित पद्यांश है यह भी आधुनिक कविताओं से ही होता है। इसमें प्राचीन कविताओं से यह पद्यांश नहीं लिया जाता है। पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता होती है, यानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो, यानी आप समझ रहे होंगे कि हम बार बार एक ही चीज़ आपके सामने दोहरा रहे हैं कि जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो
और हर प्रश्न में विविधता होती है या वैविध्य होता है। ये बात इसीलिए दोहराई जा रही है बच्चों कि आपको ये पता चले कि प्रश्न एक जैसे नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न में अलग अलग तरह के प्रश्न वहाँ पर होते हैं और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर आप कम से कम एक वाक्य में लिखें ताकि आपको पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त हो। हमारा अगला सेक्शन है बच्चों स्वरचना का लघु प्रश्न। क्या आपको पता है कि लघु प्रश्न कितने अंकों के होते हैं? क्योंकि आप लिख चुके हो एग्जाम पहले भी और अभी अभी आपकी प्री फाइनल परीक्षाएं खत्म हुई हैं। तो स्वरचना का जो प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न होता है 4 अंक का और आपको इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं। तो 4 × 4 = 16, यानी 16 अंकों के लिए आपके स्वरचना के लघु प्रश्न होते हैं। लघु प्रश्न कितने दिए जाते हैं? 4 लघु प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न गद्य भाग के होते हैं और 2 प्रश्न पद्य भाग से संबंधित होते हैं। दिए जाने वाले 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न कवि या लेखक का परिचय होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो 4 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से जो एक प्रश्न होगा वो कवि या लेखक का परिचय होगा। यदि कवि का परिचय दिया जाएगा तो दूसरा प्रश्न कौन सा होगा? केवल पद्य का दूसरा प्रश्न होगा, यानी कवि का परिचय होगा तो प्रश्न पद्य का एक हो गया और दूसरा एक प्रश्न दिया जाएगा। यदि लेखक परिचय दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि गद्य का एक प्रश्न हो गया और एक प्रश्न गद्य का दिया जाएगा। इस तरह एक प्रश्न कवि या लेखक, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। कई बार मुझसे ये प्रश्न किया जाता है, यहाँ पर ऑब्लिक है, देखिए कवि या लेखक। कुछ लोग ये समझते हैं कि कवि का एक प्रश्न दिया जाता है और लेखक का एक प्रश्न। जी नहीं, बल्कि केवल एक ही प्रश्न होता है जो कवि या लेखक से संबंधित होता है। साहित्यकार से संबंधित जो प्रश्न, यानी कवि या लेखक परिचय से संबंधित जो प्रश्न होता है उसमें उनके बचपन, साहित्य यानी उनकी प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक सेवाओं के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आप नमूना प्रश्न पत्र में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ आपको कि कवि या लेखक का परिचय जो आप लिखते हैं, मैंने कई बार देखा है और कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी किया है। जैसे आप एक फॉर्मेट में लिखते हो लेखक या कवि का नाम, जन्म, शिक्षा, रचनाएं। यदि आप ऐसे लिखोगे तो आपको केवल आधे अंक ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर वाक्य निर्माण क्रम के भी अंक होते हैं। तो आप साहित्यकार से संबंधित जो भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए कि इस कवि का जन्म यहाँ पर हुआ था, इनकी रचनाएं ये है, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, केवल फॉर्मेट में आपको उत्तर नहीं लिखना है। तो 4 प्रश्नों में से हम एक प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं कि एक प्रश्न कवि या लेखक परिचय से संबंधित होता है। अगर कवि का परिचय दिया जाए तो पद्य का एक और प्रश्न होगा, उसके बाद 2 प्रश्न गद्य भाग से संबंधित होंगे। इस तरह से कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 मिनट्स में दूसरा प्रश्न पद्य पाठों से संबंधित होता है, तीसरा और चौथा प्रश्न गद्य पाठों से होता है। तो शायद बच्चों आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्वरचना में लघु प्रश्नों के अंतर्गत कितने प्रश्न दिए जाते हैं और ये कैसे होते हैं। इन प्रश्नों में भी एक बात और कि पाठ्य पुस्तक के पाठों के पीछे से प्रश्न आपको नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। आपको कहीं से भी पाठ में से प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं से का भी मतलब ये नहीं है कि कहीं भी बाहर से उठाकर प्रश्न दिया जाएगा। बाहर से प्रश्न कुछ नहीं होता है, आपके पाठ के विषय से संबंधित प्रश्न होता है और आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सोच समझकर लिखने हैं, क्योंकि ये स्वरचना के प्रश्न हैं, इसीलिए उसमें भावों की मौलिकता का भी होना बड़ा आवश्यक है। 10 मिनट से मॉडल क्वेश्चन पेपर करने जाना जल्दी। स्वरचना के निबंधात्मक प्रश्न, इस भाग के दोनों प्रश्न पद्य पाठों से होते हैं। इनके उत्तर लगभग 10 पंक्तियों में लिखना होता है आपको। यह भी स्वरचना के प्रश्न हैं, ये पद्य पाठ से लिए जाते हैं। इसके बाद और 2 प्रश्न दिए जाते हैं जो गद्य पाठों से होते हैं। इनके उत्तर भी लगभग
10 पंक्तियों में आपको लिखना होता है। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पद्य पाठ और गद्य पाठ के निबंधात्मक प्रश्न हैं ये 7 अंकों के लिए होते हैं। एक प्रश्न 7 अंकों के लिए दिया जाता है। ये भी स्वरचना से संबंधित है, इसीलिए इसमें भी भावों की मौलिकता होनी चाहिए। और ये जो 2 प्रश्न हैं बच्चों, इसमें आंतरिक विकल्प होता है, यानी पद्य भाग में 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। गद्य भाग में भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से भी आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके पश्चात है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इस भाग के प्रश्न विविध विधाओं से संबंधित होते हैं। विधाओं से आप जानते हैं कि विधाएं किसे कहते हैं और आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिख भी चुके हैं। देखिए, पत्र, आत्मकथा, संवाद, कहानी, निबंध, कविता, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत, भाषण लेख आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अन्य नवीन विषय जैसे विज्ञापन, पोस्टर, करपत्र, नारे, सूक्तियाँ, समाचार लेखन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के तीनों प्रश्न नवीन विषयों पर आधारित होते हैं। बच्चों, ये तो था पार्ट ए। अब हम चल रहे हैं पार्ट बी की तरफ। आपका क्वेश्चन पेपर। पार्ट बी के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। शब्द भंडार से संबंधित 10 प्रश्न जैसे पर्यायवाची, समानार्थी, भिन्नार्थी, विलोमार्थी, युग्म, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पुनरुक्ति, शब्द संक्षेप, शब्द विस्तार और शुद्ध वर्तनी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो शब्द भंडार के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना, शब्दकोश क्रम, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, बेमेल, संख्या को अक्षरों में लिखना आदि प्रश्न शब्द भंडार में पूछे जा सकते हैं। व्याकरण से संबंधित जो 10 प्रश्न है बच्चों, उसमें कारक, शब्द भेद, वाक्य भेद, अर्थ और रचना के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप, न, नहीं, मत, मना, वाच्य, काल, संधि, समास, प्रश्नवाचक में बदलना, शुद्ध वाक्य, मुहावरे, कहावतें आदि पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, ये सारे प्रश्न प्रयोग पद्धति में होते हैं। व्याकरण के प्रश्न पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों के बजाय पाठ्यांशों में से हो सकते हैं और कभी-कभी जो आपने पहली कक्षाओं में पढ़े हैं, यानी आपको जिनका ज्ञान है, उसके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने है एसएससी मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, पार्ट ए एंड बी। अब जो अभी हमने आपको कहा है, यहाँ पर आप उसका साकार रूप देख सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स जो है वहाँ पर 80 है। पार्ट ए टाइम 2 घंटे 30 मिनट, अंक 60। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं बच्चों, आपको पढ़ना है। देखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं वो भी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मैं पढ़ूंगी और आप सुनिए। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहें, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। तो देखा बच्चों आपने, यह गद्यांश था 8 से 10 पंक्तियों में। अब इसके प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आप इसका उत्तर जानते हैं क्योंकि आपके उपवाचक पाठ से है। संसार के सुख साधन कब बेकार सिद्ध होते हैं?
वास्तविक शांति से क्या तात्पर्य है? गद्यांश में किन किन पीड़ाओं का उल्लेख हुआ है? स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? तो ये 5 प्रश्न थे जो आपके पठित गद्यांश से संबंधित थे। इसमें आप गौर कीजिए कि प्रश्न अलग अलग तरह के हैं, इसमें कुछ विचारात्मक प्रश्न भी हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में, प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार चक्र कभी कभी दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा अथवा बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का पश्चिम दिशा में कभी कभी दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा अथवा बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई देता है। पानी के फुहार पर दर्शक के पीछे से सूर्य किरणों के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। तो ये गद्यांश था आपका अपठित, जो कहीं और से लिया गया है। इसके भी 5 प्रश्न हैं। देखिए, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। इंद्रधनुष के रंगों के नाम आपको लिखना है। सूर्य किरण और इंद्रधनुष में क्या समानता है? वर्षा की बूंदें इंद्रधनुष के लिए क्यों आवश्यक है? विशालकाय शब्द का समास विग्रह कीजिए। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो देखा आपने प्रश्नों की प्रवृत्ति कि प्रश्नों का स्वभाव कैसा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। दाडूर टटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर घेर मेघ गगन में भरते गर्जन। प्रश्न देखिए, ऊपर्युक्त पद्यांश के कवि कौन है? पता है आपको कवि कौन है? नाम लिखना है। पद्यांश में किस नवचर का उल्लेख हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि नवचर किसे कहते हैं और किसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। आकाश में किसका गर्जन होता है? आर्ध सुख से क्या तात्पर्य है? मेढक और मोर की आवाज़ों में क्या अंतर है? आप कब लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर? जब आपने कविता अच्छी तरह से समझ ली है। यानी आपको कविता अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद ही आप इस पठित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। देखिए पद्यांश क्या है बच्चों। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता के बंधन खोलेंगे, हम उसकी शान बढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यानी आपको जो पद्यांश दिया गया है 8 से 10 पंक्तियों का दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है आपको। तो पद्यांश जो है बिल्कुल आपको समझने की बात है कि किस तरह आपको इस पद्यांश को समझना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको जो अपठित पद्यांश है 2-3 बार आपको पढ़कर उसे समझना है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न है बच्चों, पद्यांश में किसे न छोड़ने की बात हो रही है? माता के बंधन खोलेंगे, वहाँ किन बंधनों की बात की गई है? यानी अगर आप पद्यांश को समझेंगे तभी इसका उत्तर लिख सकेंगे। पद्यांश की किस पंक्ति में साध्य करने और न करने की बात कही गई है? पताका, केतु जैसे पर्यायवाची शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इस पद्यांश में किस भावना का परिचय मिलता है? तो इस तरह हमारे 4 प्रश्न पूरे हुए बच्चों। पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित पद्यांश और अपठित पद्यांश। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो स्वरचना के प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए।
विष्णु प्रभाकर की रचनाओं के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपको कवि परिचय पूछा गया है, लेखक परिचय पूछा गया है विष्णु प्रभाकर जी का, उनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, आप कण कण का अधिकारी किसे मानते हैं, क्यों? लोकगीतों में ग्रामीण जनता की भावनाएं सहज रूप से सजीव दिखाई देती है, क्यों? चौथा प्रश्न है, आज माँ अपनी बेटी के प्रति दृढ़ विश्वास रखती है, क्यों? यानी इन चारों प्रश्नों के उत्तर जो है आपको किसी भी पाठ के पीछे के प्रश्न नहीं मिलेंगे, आपको पाठों में से दिए जाएंगे और विषय आधारित है। और आपने देखा है कि केवल एक ही प्रश्न है जो लेखक परिचय से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 से 10 वाक्यों में दीजिए। इस प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। यह पद्य पाठ से संबंधित प्रश्न है। प्राचीन व आधुनिक समय की भक्ति भावना में क्या अंतर है और उसकी क्या विशेषताएं स्पष्ट होती है। यानी भक्ति भावना से संबंधित प्रश्न है। आपको पता है कि यह प्रश्न भक्ति पद से लिया गया है और आपको उसी पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, किसी एक ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी यहाँ पर आपके सामने खुला स्कोप है, आप किसी भी एक ऋतु का, जो भी आपकी मनपसंद ऋतु है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 8-10 वाक्यों में दीजिए। तो ये बिल्कुल गद्य पाठों से संबंधित प्रश्न है बच्चों, यह भी 7 अंकों का है। इसमें से पहला प्रश्न है, त्योहार कौन सा भी हो, बच्चों की खुशियाँ कुछ विशेष ही होती है, क्यों? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी आपको त्योहार में बच्चों की जो खुशियाँ होती है उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं, इसीलिए यहाँ दिया गया है कि अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हिंदी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का परिचय देते हुए उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी का पाठ पढ़ा है उसमें हिंदी के बारे में नहीं पूछा जाकर किसी अन्य भाषा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हुआ बच्चों हमारा स्वरचना तक के प्रश्न यहाँ पर हमने पूर्ण कर लिए हैं। अब आगे का जो हमारा सेक्शन है वह है सृजनात्मक अभिव्यक्ति का है। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि यह विधाओं से संबंधित प्रश्न है और इसमें विभिन्न विधाओं से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो विधाएं जो है वह प्राचीन भी है और नवीन विधाएं भी है। इसमें प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, 10वीं कक्षा की परीक्षा संचालन में सुव्यवस्थित अनुशासन बनाए रखने में अपने विचार बताते हुए पाठशाला शिक्षा निदेशक जी को एक पत्र लिखिए। तो अब देखिए पत्र कैसा है, बिल्कुल ठीक है। आप इस पत्र को देखिए, एकदम आपको आसान नहीं दिखाई देगा पत्र। थोड़ा पत्र लेखन पर आपको मेहनत करनी है कि आसान विषयों से हटकर भी पत्र दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरित हारम कार्यक्रम का विज्ञापन बनाइए। तो विज्ञापन कैसे बनाना है यह अभी आपको सर आगे बताएंगे कि किस तरह आपको बनाना है। चॉकलेट अपने आप के बारे में बताता तो क्या बताता, कल्पना कर चॉकलेट की आत्मकथा लिखिए। तो इस तरह सृजनात्मक अभिव्यक्ति के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो विभिन्न विधाओं से संबंधित होते हैं। यहाँ पर 3 विधाएं दी गई है, पत्र लेखन की दी गई है, आत्मकथा की दी गई है और विज्ञापन की दी गई है। इससे हटकर भी अन्य विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई भी एक विधा दी जाएगी जिनका उल्लेख हमने पहले किया है। तो इस प्रकार ये आपका पार्ट ए यहाँ तक खत्म होता है बच्चों। अब हम पार्ट बी की ओर चलते हैं और मैं यानी आपको पहले एक 5 मिनट का यहाँ पर अंतराल दिया जाएगा जिसमें आप भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, अपने अध्यापक और अध्यापकों से पूछ सकते हैं कि क्या किन शंकाओं को आपको पूछना है, आपके सामने क्या शंकाएं उन्हें लिख लीजिए आप इतने समय में। उसके बाद मैं हमारे सर मतीन सर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पार्ट भी आपके सामने रखिए। और बच्चों जाइएगा मत, क्योंकि मतीन सर का ग्रामर आप जानते हैं कि आप उसके लिए वेट भी कर रहे हैं, मुझे पता है। तो वैसे ही रहिए, 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, हम 5 मिनट के बाद फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद। अंतराल के बाद सत्र में आप सबका स्वागत है। अभी किरण मैडम के द्वारा आपने पार्ट ए की जानकारी ली है और एक नमूना प्रश्न पत्र को भी अच्छी तरह से देखा है। अभी कई छात्रों का और अध्यापकों का संदेह ये है
कि पार्ट बी किस तरह से होता है, और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पार्ट बी कितने मिनट पहले दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि सारा समय परीक्षा के लिए 3.25 घंटे का था, जिसमें 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए थे और 2.5 घंटे का समय पार्ट ए के लिए दिया गया था और आधे घंटे का समय मात्र पार्ट बी के लिए दिया जाता है। पार्ट बी है क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं और हर प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किया जाता है। छात्रों, पार्ट बी में आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे लगभग व्याकरण के प्रश्न होते हैं, 20 के 20। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत भाषांश भी है और शब्द भंडार भी है। शब्द भंडार के 10 प्रश्न और भाषांश अर्थात व्याकरणांश से संबंधित 10 प्रश्न यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प से पहचान कर लिखिए। पहला एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष में कई यान भेजे, रेखांकित शब्द के पर्याय पहचानिए। हां छात्रों, यहां पे प्रश्न अंतरिक्ष के नीचे रेखांकित किया गया है। अंतरिक्ष आपको इस तरह रेड में नहीं होता, पेपर में तो सभी प्रश्न, सारा प्रश्न ब्लैक में ही होता है प्रिंट, लेकिन एक मॉडल में यहां पे आपको बताया गया है, अंडरलाइन किया गया। ये जो रेखांकित है, इस शब्द का क्या पहचानने के लिए कहा गया है? पर्याय पहचानिए। ए आसमान आकाश, बी गगन मगन, सी अंबर अंबुज, डी नभ नदी। हां, आप लोगों ने पहचाना है, इसका सही उत्तर आसमान आकाश होगा। आगे प्रश्न 2, भारत में अतिथियों का आदर किया जाता है डैश 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 नहीं, रेखांकित शब्द के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आपको इससे पहले किरण मैडम ने बताया था कि प्रयोग पद्धति में प्रश्न होंगे, अप्लाइड मेथड में होंगे। यहां पे देखिए, विलोम शब्द कहकर डायरेक्ट नहीं पूछा गया, सीधे सीधे विलोम शब्द लिखिए आदर का कहकर नहीं पूछा गया। यहां पे आदर के नीचे रेखांकित होना चाहिए। तो ये जो आदर शब्द है, इसका विलोम शब्द बताने के लिए आपको निरादर, अनुदार, अनादर और सादर, इस तरह प्रश्न आपको अप्लाइड मेथड में पूछा जाता है। अगला प्रश्न तीसरा, आजकल हर किसी के लिए डैश जरूरी है, उचित युग्म शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए लिखना पढ़ना, बी पढ़ना लिखना, सी पढ़ना पढ़ाना, डी लिखना लिखाना। हाँ, आप कल्पना कीजिए, अपने अध्यापक से भी उत्तर की चर्चा कर सकते हैं। लगभग इसमें कई छात्रों को संदेह हो सकता है कि लिखना पढ़ना सही होगा या पढ़ना लिखना सही होगा। वास्तविक युग्म है, शुद्ध युग्म है पढ़ना लिखना, क्योंकि पढ़ने के बाद ही हम लिखना आरंभ करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, सूर्य पूरब में उगता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर व्यावहारिक रूप से इसका भी प्रयोग होता है। सूर्य के नीचे यहां रेखांकित होना चाहिए, रेखांकित शब्द के स्थान पर व्यावहारिक रूप से इसका भी प्रयोग होता है। सूर्य व्यावहारिक रूप में भास्कर कहेंगे या सूरज कहेंगे, रवि कहेंगे या नक्षत्र कहेंगे। हां, लगभग आपने कल्पना की होगी, सूर्य के व्यावहारिक रूप में होने वाला अर्थात तद्भव रूप, इसका तद्भव रूप होगा सूरज। बिल्कुल। अप्लाइड मेथड में अगला व्याकरण का प्रश्न देखें, तुलसीदास के समान कोई अन्य राम भक्त बन ही नहीं सके, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम करना चाहेंगे तो वह क्या होगा? यहां पे भी रेखांकित मिस हो चुका है इस पीपीटी में, तुलसीदास के समान कोई अन्य राम भक्त। तो यहां पे आपको देखना चाहिए के समान कोई अन्य राम भक्त, ये जो रेखांकित होगा इस वाक्यांश का, इसे हम शब्द संक्षेप में लिखना चाहेंगे एक शब्द में। तो एक कहेंगे असमान, अपूर्व, अद्वितीय, अनन्य। हां, आपने सही उत्तर पहचाना, अनन्य है।
जिसके समान कोई अन्य नहीं है उन्हें हम अनन्य कहेंगे। अगला प्रश्न, आज हिंदी डैश भाषा बन चुकी है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। हां, अंतरराष्ट्रीय, बी अर्धराष्ट्रीय, सी अंतरराष्ट्रीय, डी अंतः प्लस राष्ट्रीय। यहां पे आपको वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें आपको अंतरराष्ट्रीय शब्द ही लेना है, लेकिन शुद्ध वर्तनी भी पहचाननी चाहिए। तो दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह प्रयोगात्मक प्रश्न बनाया गया है। इस तरह के प्रश्न हमें होते हैं, क्योंकि अभी जो विशेष सूचनाओं में आपको बताने ये चाहिए कि जो 80 अंक के लिए आपका प्रश्न पत्र बनेगा, इसमें लगभग 20 के संबंधित स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो प्रतिभाशाली छात्र मात्र ही लिख सकें। A1 ग्रेड पाने के लिए प्रतिभाशाली होना आवश्यक है, तो ऐसे छात्रों को ध्यान में रखकर ही लगभग 20 अंक के प्रश्न यहां पे दिए जा सकते हैं। तो विशेषकर यहां पे आप देखेंगे अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बनना चाहिए आपको शब्द। तो अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इस दृष्टि से आप देख लें कि कौन सा उत्तर आपको सही लगेगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, सी उत्तर सही होगा। अगला है 7वां प्रश्न, बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर डैश। अरे ये तो बड़ा सरल प्रश्न लगेगा आपको, लेकिन अगर व्यापक रूप से सोचने पर विकल्प देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए समुचित शब्द का चयन कीजिए। ध्यान से देखिए, बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर डैश। ए आते हैं, बी पहुंचते हैं, सी लौटते हैं, डी जाते हैं। इसे कहते हैं अप्लाइड क्वेश्चन और भाषांश का प्रश्न है ये। यहां पे लगभग छात्रों का उत्तर आते हैं भी एक कल्पना कर सकते, पहुंचते हैं भी कर सकते हैं, लेकिन जाते हैं तो लगभग नहीं करेंगे। लेकिन विशेष सही उत्तर यहां पे है लौटते हैं, क्योंकि वापस आना, पाठशाला को जाना बिल्कुल सही है, लेकिन पाठशाला से क्या है, उनका वापस आना है। तो इसी कारण यहां पे शुद्ध उत्तर होगा लौटते हैं होना चाहिए। आगे का प्रश्न है, एक लड़के ने शब्दकोश में 4 शब्द देखे, कविता, कावेरी, कुसुम, काजल। इनमें से शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द होगा? शब्दकोश वर्णक्रम को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आपको शब्दकोश देखने का अभ्यास है, शब्दकोश से आप जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपके लिए सरल प्रश्न है। कविता का है, कावेरी का है, काजल का है, कुसुम कु है। तो बोलिए बच्चों, आपको सबसे पहले का आएगा या का आएगा या का या कु आएगा? बिल्कुल आपने सही पहचाना, शब्दकोश में आपका सबसे पहला शब्द होगा इन चारों शब्दों में से कविता, क्योंकि का जो है बिना किसी मात्रा के है, मात्रा वाले बाद में आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। 9वां प्रश्न, कुछ लोग न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म आदि की बातें करते हैं। इस वाक्य में विलोम शब्द के रूप में बदलने के लिए इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पे विलोम शब्द की बात हो रही है, फिर से उपसर्ग की भी बात हो रही है। यहां शब्द है अन्याय, अधर्म। धर्म का विलोम अधर्म है, न्याय का विलोम अन्याय है, लेकिन अन्याय बनने में, अधर्म बनाने में एक उपसर्ग का यहां पे प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिए, वो उपसर्ग क्या है? आ है या आ है या अन्य है या धर्म है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है आ। अगला प्रश्न, विद्यालय में छात्र और डैश पढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति रेखांकित शब्द के आधार पर उचित शब्द से कीजिए। रेखांकित छात्र के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए आपको यहां पे छात्र। छात्र अगर रेखांकित है तो तब उत्तर आपका क्या होगा? ए छात्राएं, बी लड़कियां, सी छात्रा, डी विद्यार्थिनी। देखिए, आप गंभीरता से सोचें कि चारों उत्तरों में लगभग समानता है, फिर भी उत्तर मात्र छात्राएं हैं, क्योंकि यहां पे छात्र शब्द का लिंग बदलना है तो छात्रा होगा। छात्र यहां पर बहुवचन रूप में प्रयोग है तो बहुवचन रूप छात्राएं हैं।
इसी कारण बिट पेपर में बिट पढ़ते समय अर्थात प्रश्न पढ़ते समय गंभीरता से सोचना चाहिए वहां पे कि अति सूक्ष्मता में अर्थ या उत्तर परिवर्तन हो सकते हैं। इस सूक्ष्मता को पहचानना ही बिट पेपर की प्रवीणता है। अगला प्रश्न, रानी डैश अपनी झांसी देने डैश इनकार कर दिया, रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर पहचानिए। यहां कारक से पूर्ति कीजिए कहकर आपको कहीं भी नहीं कहा गया है, क्योंकि अप्लाइड मेथड में क्वेश्चन है, प्रयोग पद्धति में है। रानी ने अपनी झांसी देने से इनकार कर दिया, बिल्कुल शुद्ध है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 12, आधुनिक समाज में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शब्द भेद के अनुसार रेखांकित शब्द, फिर से यहां पे रेखांकित मिस हो चुका है सर, देखिए आधुनिक समाज में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रयास के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए यहां पे आपको, रेखांकित प्रयास। प्रयास शब्द का शब्द भेद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण। हां बच्चों, ये जो प्रयास है, प्रयास से पहले किस कारक का प्रयोग है? का है, अर्थात प्रयास का लिंग क्या है? पुल्लिंग। अगर किसी शब्द का लिंग डिसाइड हो जाता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहकर, तो 100% संज्ञा होती है। इसी कारण यहां पे प्रयास भाववाचक संज्ञा है, यह आपको ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न, हम सब चाहते हैं कि अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। शब्द भेद के अनुसार इसमें रेखांकित शब्द क्या है? हाँ देखिए, रेखांकित इसमें मिस हुआ है, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। बोल्ड कर चुके हैं लोग। की और व्याकरण की दृष्टि से की और ये दो क्या हो सकते हैं? की और, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दांशों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य क्या है? हां बिल्कुल सोचिए, अध्यापक ने कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा है। क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है? इसमें से कुछ नहीं। कल्पना कीजिए। हां बिल्कुल आपने सही सोचा है, यह मिश्रित वाक्य है, सी सही उत्तर है। कारण अध्यापक ने कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा है। जब हम की तक वाक्य को समाप्त नहीं कर सकते, यहां तक समाप्त नहीं कर सकते, अगला वाक्य उपवाक्य इसके साथ जुड़ा ही रहता है। सरल वाक्य प्लस उपवाक्य इज इक्वल मिश्रित वाक्य होता है, यह मिश्रित वाक्य है। 15 प्रश्न संख्या 15, हमें मेहनत करनी चाहिए। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य क्या है? इससे पहले का प्रश्न आपने रचना की दृष्टि से देखा था, यहां अर्थ की दृष्टि से देखा गया है। विधानार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक। हां मित्रों, आपने सही पहचाना। चाहिए, चाहिए क्या है? इच्छा है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, इच्छार्थक वाक्य है ये। हामिद चिमटा लाता है, वाक्य को भूतकाल रूप में पहचानिए। हामिद ने चिमटा लाया, हामिद चिमटा लाया, हामिद ने चिमटा लाई, हामिद चिमटा ला रहा था। हां, इसमें सही उत्तर है हामिद चिमटा लाया। कई लोग इसकी कल्पना हामिद ने चिमटा लाया कहकर करते हैं, लेकिन यह ध्यान में रख लेना चाहिए, लाना, बोलना, भूलना तीनों सकर्मक क्रियाएं होने पर भी इनमें ने का प्रयोग नहीं होता। ला, बोल, भूल, ला, बोल, भूल, ये तीन सकर्मक क्रियाएं हैं, फिर भी इन तीनों में ने का प्रयोग नहीं होता। यदि यह नियम याद है तो इसका उत्तर होगा हामिद चिमटा लाया। फिर से कहिए, ला, बोल, भूल, लाना, बोलना, भूलना, ये तीन सकर्मक क्रियाएं होने पर भी इनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, हमें समय व्यर्थ डैश करना चाहिए। नकारात्मक वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ए मत, बी मना, सी ना, डी नहीं। हां बताइए, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, पक्षी सूर्योदय के समय
समय जागते हैं। रेखांकित शब्द के विषय में सही उत्तर पहचानिए। सूर्योदय रेखांकित होना चाहिए आपको यहां पे, सूर्योदय। रेखांकित शब्द के विषय में सही उत्तर पहचानिए। आपको संधि पहचानिए कहकर नहीं कहा गया है, लेकिन प्रयोग अप्लाइड मेथड में प्रश्न दिया गया है। सूर्य प्लस उदय गुण संधि नहीं। ओके, नेक्स्ट, सूर्य प्लस उदय यण संधि नहीं। सूर्य प्लस उदय दीर्घ संधि नहीं। सूर्य प्लस उदय गुण संधि नहीं। अगर मैं चारों विकल्प आपके सामने रखूंगा, इसमें एक ही एक उत्तर को सही माना जाएगा। वो एक उत्तर क्या होगा? सूर्य प्लस उदय गुण संधि, क्योंकि आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, ए ओ और विकार होते हैं तो वो गुण संधि होती है। यहां सूर्य शुद्ध वर्तनी, उदय शुद्ध वर्तनी, लेकिन यहां पर उदय दिया गया है। गुण संधि है लेकिन उदय, तो यहां पे छात्रों एक एक अंक लेने के लिए ऐसी वर्तनी पे आपको ध्यान देना पड़ता है। ये उदय है, ये उदय है। इस तरह बिट पेपर में वर्तनी प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसको पहचानना बेहद जरूरी है। हम हर दिन पाठशाला जाते हैं। रेखांकित शब्द का समास पहचानिए। पाठशाला के नीचे आपको यहां पे अंडरलाइन है। ओके, बहुत बारीक होने के कारण दिखाई नहीं देगा शायद आपको। पाठशाला का समास पहचानिए। संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास होना चाहिए वहां पे। ये पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कारक का लोप होता है तो तत्पुरुष समास है, संप्रदान कारक का लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न, भारतीय सेना ने दुश्मनों के डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। ए, दांत खट्टे कर दिए। बी, हाथ पीले कर दिए। सी, आंख लाल कर दिए। डी, चार चांद लगा दिए। अब यदि आपको मुहावरों के बारे में जानकारी है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा दांत खट्टे कर दिए। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। हां छात्रों, अभी आप लोगों ने एक मॉडल बिट पेपर को देखा है। इस पार्ट बी में 20 प्रश्न आपके सामने रखे गए। आपके जो भी संदेह हैं अब पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आप डायरेक्ट आप स्टेट कोऑर्डिनेटर एसआरजी से कनेक्ट हो चुके हैं। अध्यापक भी अपने संदेह पूछ सकते हैं, छात्र भी हो तो अपने संदेह पूछ सकते हैं। फोन लगा सकते हैं, आपको फोन नंबर दिया गया है, अभी फोन लगाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये जो 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस के थे, अप्लाइड मेथड में थे। चाहे आपके ये जो प्रश्न थे आपके पाठों के अभ्यास कार्यों में से ही होना कोई जरूरी नहीं है। पाठों में से हो सकते हैं, या आपने जो 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा से भी पढ़ा है, वहां से भी एक आध प्रश्न भी उससे संबंधित, विषय से संबंधित, व्याकरण संबंधित, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऐसा संबंधित प्रश्न हो सकता है, लेकिन वहां के पाठों से नहीं होता। पाठ तो 10वीं कक्षा के ही होते हैं। इन्हीं पाठों से संबंधित प्रश्न पाठ्यांशों में से लिए जाते हैं। हां, तो इन 20 प्रश्नों को आप उत्तर देते समय ध्यान से पढ़ें, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से समझें और समय का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि केवल 30 मिनट का ही समय यहां पे होता है। आपको 30 मिनट में ही प्रश्न को पढ़ना है और उसके 4 विकल्प पढ़ने हैं और उसमें से सही उत्तर का चयन भी करना है, और वो ए है, बी है, सी है, डी है, कोष्टक में भी लिखना है। टिक ऐसे नहीं लगाना चाहिए, अंडरलाइन भी नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल उत्तर को कोष्टक में ही लिखना चाहिए, कैपिटल में। हाँ, कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लेटर में भी नहीं लिखना चाहिए। कभी कभी कुछ छात्र उसे टिक लगा देते हैं या कुछ अंडरलाइन कर देते हैं या ए बी कहकर तेलुगु में लिख देते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको प्रश्न के सामने ए मल्टीपल है, ए कैपिटल है, स्मॉल है, वो जैसे भी है कैपिटल में उसी तरह का वहां पे आपको कोष्टक में देना बहुत जरूरी है। और एक बार उत्तर को काट कर बाजू यदि लिखा जाता है तो उसके अंक नहीं दिए जाएंगे, या आप उत्तर लिखकर फिर उसके ऊपर 2-3 बार रब करके इस तरह से उत्तर को परिवर्तन किया जाता है तो भी उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। अर्थात आपको एक एक उत्तर
बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है। आप सारांशात्मक परीक्षा 1 में अगर काट के भी बाजू लिखे तो आपके टीचर्स कुछ मार्क्स दिए होंगे, या कुछ उसे बदल कर भी लिखे तो भी दिए होंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षा में अर्थात सारांशात्मक 2 में ऐसा नहीं होता। इसके निश्चित नियम है कि काटम कुटी ना हो, जो सीधे सीधे आपको लिखना है वही विकल्प को चुनकर कोष्टक में, बिल्कुल कोष्टक में लिखें। कुछ छात्र कोष्टक के बाहर लिखने का प्रयास करते हैं, कोष्टक के ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो कोष्टक दिया गया उसी के अंदर आपका उत्तर होना जरूरी है। समय का पूरा पूरा पालन करें। आपके कुछ भी संदेह हो तो आपको फोन नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पे, परीक्षा से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित फोन लगाकर आप पूछ भी सकते हैं। ओके। हाँ मैडम, अभी जो बात हो रही थी, कई अध्यापकों की ओर से प्रश्न हमें फ़ोन आते रहते हैं कि जो प्री फाइनल एग्ज़ाम हुआ है या समेटिव एग्ज़ाम हुआ है। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, ग्रामर में एक क्वेश्चन पूछे ना आप जी। अब देखो, हमें समय व्यर्थ डैश करना चाहिए, हाँ इसमें नहीं करना चाहिए बोले आप, जी। हाँ मत करना, ना करना वो गलत है सर? हाँ गलत है, क्योंकि अच्छा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। कहाँ आपका शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम राजू सर। ओके राजू सर, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मत का शब्द, मत का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में होता है। समय व्यर्थ मत करो आज्ञार्थक में होता है, और ना करें संभावी भविष्य काल में ना का प्रयोग होता है। चाहिए का जब आता है इच्छार्थक में नहीं का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इच्छार्थक वाक्य में अंत में चाहिए है, तो चाहिए जब होता है तो वहां पे नहीं हो। अगर आप करो समय व्यर्थ डैश करो है तो मत करो, उसके आधार पे वहां पे नकारात्मक शब्द का चयन करना पड़ता है। ओके, धन्यवाद, अच्छा प्रश्न आपने सामने रखा। हाँ हेलो। हाँ मैडम, तो प्रश्न जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो डीआरपीस के द्वारा या किसी भी विशेषज्ञ के द्वारा बनाए जाते हैं, तो कई अध्यापक समझते हैं कि ये स्टेट बोर्ड से बने हुए प्रश्न है क्या, इसमें ऐसा गलत तरीके के क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, सूचनाएं एक दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। कभी कभी 1-2 फोन हमको आते रहते हैं। हाँ, विशेषकर हैदराबाद जिले से कुछ वाक्य में 2-2 उत्तर है, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से आया था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से आया था। इसके विषय में आपकी राय क्या है? मेरी यही राय है सर, आपका भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक में 2-2 प्रश्न जैसे उत्तर होते हैं, 4 डिस्ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं ABCD, तो कई बार अध्यापक और अध्यापकों को लगता है कि 2-2 प्रश्न, 2-2 उत्तर सही हैं। लेकिन जैसे अभी आपने एक ग्रामर में बताया था एक वाक्य कि विद्यालय से लौटते हैं, आते हैं, पहुंचते हैं या जाते हैं। देखिए, अक्सर अगर मैं भी वो प्रश्न देखूंगी एक बार, तो मैं भी एक बार चकरा गई थी सर का प्रश्न देखकर कि इसका उत्तर क्या होगा। यानी हो सकता है कि लौटते हैं भी सही हैं, आते हैं भी सही हैं, पहुंचते हैं भी सही हैं, तो वहां पर अधिकतर अध्यापक ये समझ लेते हैं कि 3 उत्तर सही हैं। लेकिन सही उत्तर तो वहां पर एक ही था सर, जो आपने बताया है कि लौटते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हो जाते हैं, प्रश्न पत्र में भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं, और भाषा की शुद्धता देखकर वहां पर आपको उत्तर पहचानना होता है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि वहां पर 2 उत्तर है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी कि छोटे छोटे सिचुएशंस में कभी कभी पेपर सेटर से त्रुटि हो जाती है, लेकिन अक्सर नहीं होता ही है। तो वहां पर सोचकर समझकर उत्तर की पहचान करनी होती है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सर कि जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र है, इसमें अलग अलग लेवल्स पे पेपर सेट होता है। वहाँ पर एवरेज लेवल भी रखा जाता है और इजी लेवल भी रखा जाता है और डिफ़िकल्टी लेवल को भी मेंटेन किया जाता है। तो कुछ 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जो A ग्रेड प्राप्त करेंगे, यानी बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वो प्रश्न होते हैं। और यदि सारा स्टेट यह सोचता है कि पूरे के पूरे प्रश्न आसान हो, तो ऐसे भी नहीं होंगे। वैसे हम भी शुभचिंतक है बच्चों के, और हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट का हर बच्चा द्वितीय भाषा हिंदी में 10 पॉइंट लेकर आए। वेरी गुड। तो हमारी भी ये शुभकामनाएं हैं कि सोच समझकर उत्तर लिखें। ये दिखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आसान, ABCD तो टिक करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको चारों डिस्ट्रैक्टर्स को पढ़ना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पहला उनको लगता है कि हाँ भाई यही उत्तर सही है, और 3 पढ़ते ही नहीं है। लेकिन उन्हें चाहिए कि ABCD चारों उत्तर पढ़े और पढ़ने के बाद ही निर्णय ले कि कौन सा उत्तर
सही है। एक और एक भी संदेह आया था। हाँ। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा क्या हो रहा है कि समेटिव 1 में या हाँ। प्री फाइनल्स में पुरानी पुस्तकों के अपठित गद्य अपठित पद्य दिए जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जैसे सही। रानी गई सिद्धार्थ चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज हाँ। की वह सच्ची अधिकारी थी। बिल्कुल सही सर। तो इस तरह के जो कुछ दिए जा रहे हैं, क्या ऐसा हम कामना कर सकते हैं कि सारांशात्मक 2 में भी इस तरह के आसने की कोई संभावना है? इस पर तो सर ये आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए इसका उत्तर देना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आश्वासन देती हूँ कि एक एससीईआरटी से एक गाइडलाइंस निकली थी जिसमें कहा गया था कि जो पुरानी पाठ्य पुस्तकें जो बदल चुकी हैं उनसे ऐसे प्रश्न न लिए जाएं। हेलो हेलो अभी हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर, क्या नाम है आपका? सर अभी एक बिट में दिया सर, का प्रयास है सर। हाँ तो उसको संज्ञा बोला सर। हाँ। उसको पहचानना कैसे है सर? प्रयास प्रयास हुआ कहेंगे या प्रयास हुई कहेंगे आप? प्रयास हुआ। तो प्रयास हुआ तो अर्थात प्रयास को आपने किस लिंग में लिया? पुलिंग में। पुल्लिंग में। यदि किसी शब्द का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है तो 100% संज्ञा है, संज्ञा। क्योंकि लिंग निश्चित रूप से लिंग संज्ञा का होता है। यदि किसी शब्द का कोई लिंग वहां पे डिसाइड हो जाता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अगर वो लिंग उसको डिसाइड हो गया तो 100% वो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है सर वो। धन्यवाद। तो सर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि पहले एससीईआरटी से गाइडलाइंस निकल चुके हैं और उसमें यह भी बताया जा चुका है कि पुरानी पाठ्य पुस्तकें जो बदल चुकी हैं उनसे गद्यांश या पद्यांश न लिए जाए। ऐसा शायद गाइडलाइंस के पहले हुआ होगा। हाँ। अब तो इसको मेंटेन किया जा रहा है और मेरी आशा है कि ऐसा नहीं होगा। केवल अभ्यास करवा ले सकते हैं। हाँ। लेकिन वार्षिक परीक्षा में या सारांशात्मक 2 में, सारांशात्मक 1 में इस तरह के प्रश्न लेना गलत है। हाँ, गलत है गलत और है। नहीं लिए जाए। अभी जो रिसेंटली गाइडलाइंस निकले हैं ये अध्यापकों तक शायद पहुंचे या नहीं पहुंचे। रिसेंट गाइडलाइंस के अनुसार जो पुरानी पुस्तकों से अभ्यास मात्र कराएं, लेकिन सारांशात्मक परीक्षाओं में वो ना लें, उचित होगा। नहीं लिया जाएगा शायद, ऐसा मैं भी आशा करती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी और नहीं बोल सकते आपने कहा था कि जो अपठित गद्य पद्य के जो प्रश्न होते हैं, इनके लगभग एक वाक्य में उत्तर लिखें। हाँ। अगर छात्र एक वाक्य में नहीं लिखेगा, एक ही शब्द में लिखेगा, यहाँ पे जो बरसते बादल एक है पाठ, ये किस पाठ से, किस कविता से लिया गया है, यह काव्यांश कहकर प्रश्न पूछा गया, तो वहां पे केवल बरसते बादल लिखेगा, तो तब क्या उसको अंक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है सर। वैसे तो क्योंकि लिखना तो जरूरी वाक्य में है, अंक घटने की संभावना है। हाँ। ज्यादा है जी। क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश पढ़ने के लिए भी कहा जाता है। 15 मिनट दिए गए हैं अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ऊपर दिया जाएगा कि प्रश्न का उत्तर जो है वो एक वाक्य में लिखे या 2 वाक्य में लिखे, तो निर्देश के अनुसार ही लिखना है। क्योंकि और एक बात बता दूं मैं। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नारायणगढ़ से बात कर रहा हूँ जी, पूछिए सर। वो साक्षात्कार कैसा देना सर? साक्षात्कार बिल्कुल सरल है सर। आप किसका साक्षात्कार लेना चाह रहे हैं? उदाहरण के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का साक्षात्कार एक नमूना दिया गया है। हाँ। तो जब बच्चे बैठे रहेंगे, किसी एक महान व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए कल्पना करेंगे। वो कल्पना जब करेंगे तो उनमें कोई एक नाम आ जाएगा, तो सबसे पहले वहां पे पहुंचेंगे। पहुंचने के पश्चात आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आपने ये सारे किस तरह से प्राप्त किए, आपका लक्ष्य क्या था, आपके उद्देश्य क्या थे, ऐसे एक प्रश्नों अपने मन में वो लोग बना लेंगे। ऐसे प्रश्न अपने मन में बनाने के बाद उसके उत्तर उनकी ओर से क्या हो सकते हैं उसकी भी कल्पना करेंगे और उसके उत्तर कल्पना करके लिखेंगे। ये साक्षात्कार लिखाने के लिए बच्चों से 2-2, 3-3 प्रश्न सरल पहले से ही हमें प्रयास करवाना चाहिए। लेकिन जब परीक्षा में लिखवाना पड़ता है तो कम से कम 5 वाक्य हो, 5 प्रश्न 5 उत्तर, अर्थात 10 वाक्य अगर आप लिखेंगे। हेलो हाँ सर बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हैदराबाद से बात कर रहे हैं। हाँ किरण मैडम बोलिए। सर ये अलंकार और ये हाँ अलंकार मतलब क्या है सर? उसके बारे में तो एक्सप्लेन करें। हाँ, अलंकार का कोई प्रश्न सेकंड लैंग्वेज में नहीं है।
हाँ फर्स्ट लैंग्वेज का पूछते सर। फर्स्ट लैंग्वेज, हाँ हाँ बताइए मैडम। हाँ, फर्स्ट ये लैंग्वेज से अगर संबंधित है सर, तो फर्स्ट लैंग्वेज में अलंकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्वितीय भाषा होने के कारण सेकंड लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में पूछा जाता है, और वही अलंकार पूछे जाते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। उनसे अतिरिक्त दूसरे दूसरे अलंकारों से संबंधित प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में जिन अलंकारों का उल्लेख हुआ है, उन्हीं अलंकारों से संबंधित प्रश्न प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, ओके। हाँ चलिए, अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में भी आपने प्रश्न पूछा है, अच्छा लगा कार्तिक जी। और भी कोई अध्यापक अध्यापिकाओं के कुछ भी संदेह है तो पूछेंगे। लगभग समय 2-3 मिनट शेष है, बचा हुआ है आपके सामने। अभी जो यहाँ पे लेटर राइटिंग के बारे में भी कुछ डाउट होता है। हाँ, क्या लेटर राइटिंग होता है या नहीं होता, या हो भी सकता नहीं भी सकता? हाँ सर, हाँ। मैंने सृजनात्मक अभिव्यक्ति का जब सेक्शन बताया था तो उससे मैं बताया था कि 3 विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 विधाएं कोई भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है पत्र लेखन हो सकता है। और पत्र लेखन में भी एक बात ये ध्यान में रखनी है, हाँ। कि पत्र लेखन जहाँ तक 9वीं कक्षा तक की बात हम करते हैं सर, छुट्टी पत्र, तो मित्र को छुट्टी पत्र, पिताजी को हाँ, पत्र, ये नहीं, यानी अनौपचारिक पत्र जो होते हैं जी। उन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप 10वीं कक्षा में आ गए, यानी पीक लेवल हो गया स्कूलिंग का, विद्यालयी शिक्षा के आप शीर्ष स्तर पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर अधिकतर औपचारिक पत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और पत्र लेखन में एक और बात ये ध्यान रखनी है कि अधिकतर बच्चे ये चाहते हैं या ये समझते हैं कि हम पत्र का एक फॉर्मेट होता है, ढांचा होता है, हम पता लिख दे, प्रेषक का पता लिख दे, या पता लिख 3-4 जो स्टेप्स होते हैं ऊपर नीचे के, उनको फॉलो कर ले तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरे बच्चों से ये विनती है कि जब भी वो पत्र लेखन लिख रहे हैं या पत्र का उत्तर लिखते हैं, ऊपर पते के साथ साथ कलेवर पर ध्यान दें। कलेवर लिखना न भूले। आप कलेवर के साथ अगर पूरे पत्र का ढांचा लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, अन्यथा आपके पत्र लेखन के अंक चले जाएंगे। और जहां तक हो सके आपको औपचारिक पत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 10वीं कक्षा है। हेलो, हाँ मैडम बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम आप? सर कुछ संदेह है 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र पर मुझे। जी। अर्धग्राह्यता में 4 प्रश्न सही। हाँ। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में द्वितीय भाषा। हेलो, हाँ, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में बता रहे थे वो। हाँ। तो द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज के लिए, हाँ, 3 प्रश्न दिए जाते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न विधाओं से संबंधित है। विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं। तीनों अलग अलग विधाएं दी जाती है। कौन सी भी 3 विधाएं दी जा सकती है इसमें। हेलो। हेलो सर। हाँ, कहाँ से सर? मैं नारायणखेत से सर। हाँ पूछिए सर। और निबंध कैसे लिखना? कौन सा निबंध है? हाँ निबंध, प्रस्तावन वो लिखना नहीं, वो उसका प्रस्तावना, हाँ लिखना। निबंध जो लिखने की पद्धति है, अपने को लिखना बेहद जरूरी है। प्रस्तावना है, उसके उपयोग क्या है, उससे कुछ हानियां क्या है, उसका उपसंहार क्या है, हाँ लिखना जरूरी है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न था आपका। हेलो सर। हाँ। नहीं लिखे तो प्रॉब्लम होता है कुछ? नहीं, शायद सर ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको वहाँ हाईलाइट करना है क्या, प्रस्तावना, विषय प्रवेश, विषय विस्तार, उपसंहार या निष्कर्ष। वैसे जरूरी नहीं है कि आप वो टाइटल्स हाईलाइट करें, लेकिन आप जो निबंध लिखेंगे उसमें जो अनुच्छेद होंगे, हाँ। आपके उसी के हिसाब से आपको एक क्रम में चलना चाहिए। निबंध का अर्थ ही है क्रम में बांधना। जो नियम है वो नियम फॉलो करना निबंध के। क्रम में बांधना निबंध का अर्थ है। यानी आप जब निबंध लिखवाते हैं बच्चों को, तो एक क्रम सिखाइए निबंध का, कि उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए, विषय प्रवेश होना चाहिए, विषय का विस्तार होना चाहिए और उपसंहार होना चाहिए। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, कहाँ से? तो विज्ञापन पत्र के बारे में कुछ, हाँ बोलिए सर। क्या क्या लिखना सर, वो तो विज्ञापन पत्र के बारे में पूछने पर। विज्ञापन, हाँ विज्ञापन पत्र। विज्ञापन आप देखिए सर, विज्ञापन कैसे बनाएं ये आपको सीबीएसई सिलेबस में भी है, स्टेट बोर्ड में सिलेबस में भी है। आज जल संरक्षण के लिए एक छोटा सा विज्ञापन बनाइए, जल संरक्षण के लिए छोटा सा विज्ञापन बनाइए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए एक विज्ञापन बनाइए। आप एक पेज के ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा पेड़ का चित्र बनाएंगे, उतारेंगे, डालेंगे,
या रंग भी भर सकते हैं उसमें। भरने के बाद पेड़ आज पेड़ लगाएं, कल फल पाएं, पेड़ ही जीवन है, पेड़ों का संरक्षण करना हमारे कर्तव्य है, कहकर एक 2-3 नारे भी उसके ऊपर लिख सकते हैं आप, और इनसे उपयोग क्या क्या है ये लिख सकते हैं। ये इस तरह से एक विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन भी हो सकता है या प्राइवेट किसी भी आइटम का भी विज्ञापन हो सकता है। अगर विज्ञापनों के बारे में आपको और भी जानकारी लेनी है तो इंटरनेट पे, गूगल पे हिंदी विज्ञापन कहकर टाइप कीजिए, बहुत से उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। धन्यवाद। हेलो सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर, कहाँ से? मैं सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट आदर्श विद्यालय से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर। सर ये ऑफिशियल लेटर में कैसे शुरू करना और कितने पेजों में लिखना एक बार बताइए सर। एक ही पेज। बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि पत्र लेखन एक नमूना होता है, उत्तर नहीं होता। कि जो पृष्ठ आपको दिया जाता है, आरंभ से उसका आरंभ करें और अंत तक समापन करें। एक ही पेज में लिखें पत्र लेखन। आधा इधर और आधा और एक पेज में लिखना नियम के विरुद्ध माना जाएगा। उसके जो पत्र लेखन के नियमों के अनुसार हमें एक ही पृष्ठ में लिखना चाहिए। धन्यवाद। और कुछ प्रश्न सर आपका? हाँ ओके, तो आज का कार्यक्रम हमारे सभी के लिए काफ़ी लाभदायक रहा। हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी लेके चलते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए फिर आज मध्याह्न तेलुगु के विषय में है, तेलुगु पेपर 2 बजे से तेलुगु के विषय में है। और फिर कल टाइम टेबल बोलिए। हाँ टाइम टेबल 2 बजे से लेके 4 बजे तक है। हाँ 2 बजे से 4 बजे तक है। हाँ, और कल का जो कार्यक्रम था साइंस है सर, और दोपहर में सोशल स्टडीज है। कल यानी 9 तारीख को है। सुबह साइंस होगा और दोपहर में सोशल स्टडीज होगा। उसके बाद जो 10 तारीख को है, सुबह मैथ्स का कार्यक्रम होगा और दोपहर में इंग्लिश का कार्यक्रम होगा। इस तरह 6 सब्जेक्ट होंगे। साइंस के दिन फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों होंगे। और विशेष है, इन कार्यक्रमों का आरंभ हिंदी से हुआ है। हिंदी का पहला कार्यक्रम है ये। हिंदी अध्यापकों के लिए, सबके लिए बहुत शुभ की बात है, गर्व की भी बात है। आगामी भविष्य में भी हिंदी से ही सारे कार्यक्रम आरंभ हो। सभी दर्शकों के लिए, सभी अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए धन्यवाद। नमस्कार आज के कार्यक्रम के लिए। नमस्ते बच्चों, और आपके परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। सारे के सारे बच्चे 10 पॉइंट से उत्तीर्ण हो, हम दोनों की यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। A+ ग्रेड ले लें। बस। धन्यवाद। नमस्कार फिर से।